नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं निशा चड्ढा और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। अगर हम बात करें उस गुजरे हुए ज़माने की, जिस ज़माने में महिलाओं को बहुत ढक के रखा जाता था, घरों में रखा जाता था, घरों के काम के लिए ही समझा जाता था। जैसे अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी भी हार्ड काम को करने के लिए हमेशा पुरुषों की मदद ली जाती थी। आज हम उस ज़माने में हैं जहाँ पे महिलाओं ने पुरुषों को मात दे दी है, घरों से बाहर निकल के आई हैं और सिर्फ कामकाज में, सिर्फ नौकरियों में नहीं, पहाड़ों की चोटियों पे चढ़ रही हैं, वहाँ फतेह हासिल कर रही हैं, अंतरिक्ष पे जा रही हैं। तो आज इसी सिलसिले में धर्मशाला की बेटी इंद्रप्रीत कौर से हम आपको मिलवाने आए हैं, जिन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप जो है वहाँ का मुकाम हासिल कर लिया है, वहाँ पे अपने कदम रख दिए हैं। तो आपको बता दें कि धर्मशाला में मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक एवरेस्ट बेस कैंप पे धर्मशाला की कोई भी लड़की नहीं गई होगी। बाकी जानकारी लेते हैं इनसे। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच वेलकम। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने एवरेस्ट बेस कैंप पे जाने की क्या सोच थी आपको, जो आपने वहाँ गए? क्योंकि अगर बात करें, आपका अपना भी बिजनेस है, तो उसके बाद आपने सोचा कि नहीं, मुझे यहाँ जाना है। क्या सोच आई ऐसी? इससे पहले, आपके इस सवाल से पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जब आप इंट्रोडक्शन दे रही थी कि औरतों के लिए चीज़ें बहुत मुश्किल होती थी पहले तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हमारे परिवार में तो बहुत शुरू से ही चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ये बात ना बताई गई ना जताई गई, और हमेशा हर काम को करने के लिए प्रोत्साहन ही मिला। तो जब मुझे ये तय करना था कि एवरेस्ट बेस कैंप करना है या अपना बिजनेस शुरू करना है, तो ऐसी इस तरह की दिक्कत मैंने नहीं देखी। और अपने बिजनेस के साथ साथ देखें, अपना शौक अलग चीज़ों में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बिजनेस आपको एक कमाई दे रहा है, आपकी इनकम आ रही है, ज़िंदगी का लाइफस्टाइल हो, जा आप लोग पैसे को आपकी सक्सेस से कैलकुलेट करते हैं या मानते हैं उसके अकॉर्डिंग, पर उसके अलावा एक अपना शौक होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप जानती होंगे तो मेरे फादर एक स्टेट लेवल रनर रहे हैं, और अभी भी शायद उनके कुछ रिकॉर्ड्स किसी ने शायद शॉर्ट रिले रेस में शायद ब्रेक नहीं किए होंगे। तो हमारा शुरू से बचपन में किसी ना किसी एक्टिविटी में ज़रूर पार्टिसिपेशन रहता था। तो इसलिए मेरा हमेशा, चाहे वो योगा हो, पिलाटेस हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, रनिंग हो या लॉन्ग वॉकिंग हो, तो वो हमेशा मुझे एक इंटरेस्ट रहता था, और मेरे एक लाइफ बैलेंस करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए। तो जब ये मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं दुबई में जो ट्रैकर्स हैं, और मैंने उनका कुछ पहले पुराने पिक्चर्स और पोस्ट देखे थे, तो उसको देख के लगा कि अब कुछ डिफरेंट करना बहुत मेरे को अपने लिए ज़रूरी था। तो ज़िंदगी के एक मुकाम में आके आप, एक प्लेटू आ जाता है कभी, तो आपको लगता है कि अच्छा अभी क्या डिफरेंट करेंगे। तो शायद मैं उस मुकाम में थी जब ये एवरेस्ट बेस कैंप की अपॉर्चुनिटी आई मेरे साथ। तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि 100% तो बहुत लोग करते हैं, डिफरेंस होता है जो 100 से एक्स्ट्रा करे, जो ज़िंदगी का आपका अलग तय जो डिफरेंस आता है, वो जो एक्स्ट्रा आपने किया है उसके बेसिस पे आता है। तो जब मेरे एक जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बताया कि वो लोग ये प्लान कर रहे हैं एवरेस्ट बेस कैंप का, तो सबसे पहले तो ये जो महीने हैं जुलाई अगस्त के, ये आप जानते हैं कि बहुत बरसातों के महीने होते हैं, और ये हाइकिंग वगैरह के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं होता, पर यही एक वक्त था जबकि हम लोग, क्योंकि उसके लिए देखिए 14 दिन आप अपने काम से, अगर बच्चे हैं तो स्कूल से ऑफ ले सकते हैं। तो हमने ये तय किया कि जाना तो इसी वक्त पे है, अब देखेंगे जाकर कि क्या होगा। तो उसके लिए मैंने शुरुआत में 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग करी। मार्च से शुरू की थी। सो मार्च, अप्रैल, मई और जून मतलब ट्रेनिंग करते रहे। जुलाई में ठीक है, खाली अपना आप मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी या फिर आप एंड्योरेंस की ट्रेनिंग करते हैं। तो बस ये तय कर लिया था कि अभी ये कुछ डिफरेंट करना है, तो बस, और फिर चल पड़े। जी, तो अब जानेंगे आपके सफ़र के बारे में। कैसी जर्नी रही, कितना संघर्ष करना पड़ा, और किस मोड़ पे कौन सी भावनाएं जो हैं, उन भावनाओं ने आपको पूरी तरह से घेर लिया? देखिए, कोई भी चीज़ आप जब तय करते हैं तो ये खाली एक फिजिकल एक्टिविटी का बात नहीं है। आपका मेंटल स्ट्रेंथ,
और आपका फिजिकल एंड्योरेंस, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आती है। और उसके साथ तीसरी चीज़ होती है जो आपका ग्रुप है, वो आपकी जो पॉजिटिव वाइब जो ओवरऑल देता है, जो आपके साथ लोग हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिजिकल ट्रेनिंग के लिए तो जैसे मैंने आपसे भी पहले कहा कि 4 से 5 महीने एक ट्रेनिंग करी। वैसे तो मैं फिजिकली कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती रहती हूँ एज एन एक्सरसाइज, बट उस दौरान मैंने एक हाइकिंग की ट्रेनिंग ली, तो मेरे एक अलग ट्रेनर थे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए मेरी एक अलग ट्रेनर थी, और पिलाटेस और योगा जो मोबिलिटी के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट वो है। उसके साथ क्या होता है कि आपका मेंटल फोकस होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपको जो डिज़ायर्ड रिजल्ट हैं उसके लिए मदद करती हैं। पर इन सब चीज़ों को करते हुए भी वहाँ पे एक चीज़ होती है, कहते हैं जब पहाड़ों पे आप चलते हैं, समथिंग कॉल्ड ऑल्टीट्यूड सिकनेस। क्योंकि जैसे जैसे आप पहाड़ों की हाइट पे जाते जा रहे हैं, चढ़ाई चढ़ते जा रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉप करते जाते हैं। उस वक्त आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, तो आप कितने भी आप बिगेस्ट मैराथन रनर भी हो, उनको भी ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो सकता है। तो आप जब वहाँ जाते हैं, इन स्पाइट ऑफ 100% आपकी ट्रेनिंग के होने के बावजूद भी अगर ऊपर वाले का ये तय नहीं है कि आप वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, तो शायद आप नहीं पहुँचे। तो आपको एवरी डे हैज़ टू बी अ न्यू डे। आपको अब सुबह उठ के बस ये है कि अच्छा अभी चलना है, अब जो होगा आगे देखेंगे। और वहाँ पे ना कोई लग्जरी नहीं है आपके लिए, आप सिर्फ पहाड़ है, नेचर है, और आप लोग हैं और जो चल रहे हैं। तो आप सुबह 7 बजे के करीब अपनी जर्नी शुरू करते थे, और बीच में हम लोग एक हॉल्ट लेते थे लंच के लिए, जहां आधा पौना घंटा हम लोग रुकते थे, और उसके बाद आप फिर अगली डेस्टिनेशन तक आप चल रहे, क्योंकि आपको सूर्य डूबने से पहले अगली जगह पे पहुंचना ही पहुंचना है। तो आप ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे सिर्फ चलते जा रहे हैं। और अब उसमें ऐसा नहीं है कि आपके कोई रेस्टोरेंट आ गया तो आप रुक गए कुछ खाने के लिए, बिल्कुल नहीं। आपका अपना बैग रहता है, उसमें आप अपनी एनर्जी बार्स या कुछ अपना चॉकलेट एनर्जी के लिए, या ऐसा नहीं है कि आप फ्रूट्स ले रहे हैं और चले जी स्ट्रेंथ आ गई तो केला खा ले। उस चढ़ाइयों पे आपको कोई फ्रूट्स नहीं है। और खाने में भी हमें सुबह एक ऑमलेट होता था, उसके साथ आप टोस्ट खाते हैं तो खा लीजिए। दोपहर को आप लंच में हम लोग सिर्फ चावल, एक येलो दाल जो 14 दिन पूरे, और साथ में एक हरे पत्ते की सब्जी होती थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और रात को या तो सेम यही वाला खाएं, नहीं तो आप आलू खा लें, आलू चिप्स खा लें, क्योंकि स्ट्रेंथ के लिए आप और क्या करेंगे, इसके अलावा आपके पास कोई और खाना नहीं था। और सोने के लिए भी जब आप अपने लॉज में पहुंचे हैं, तो जैसे जैसे आप हाइट चढ़ते जा रहे हैं, टेम्परेचर ड्रॉप होता जा रहा है। 14-15 डिग्री से वो 1-2 डिग्री, और कहीं रात को तो जब आप पूरा ऊपर पहुंच गए तो वो माइनस में पहुंच गया है। तो वहाँ पे आप कंबल है, आपका स्लीपिंग बैग है, आपने पूरे कपड़े, जैकेट, कैप सब लोग पहनकर आप वहाँ पर हैं। और वहाँ कोई हीटर नहीं है या कोई आग जलाकर, ऐसा नहीं है कि आप बैठ गए हैं। अच्छा, और ठंड में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है कि आप जो है खुद को वार्म कर पाए? नहीं, आप बस कपड़े और अपनी रजाई से ही आप अपने आप को वार्म कर सकते हैं। और आपको सोना, ठंडी भी है पर आपको कैसे भी अपने आप को गर्म करके सोना ज़रूरी है, क्योंकि अगले दिन फिर आपका सफ़र है, अगले दिन फिर आपको नई चढ़ाइयाँ चढ़नी है और नई ऊंचाई पे चढ़ेंगे, क्योंकि आप हर एक लेवल, हर एक दिन के साथ एक नई नई हाइट कवर कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है रिलैक्सेशन के लिए कि अच्छा चलिए हम टीवी लगा लें, या इंटरनेट है आपके पास और चले अपनी गेम्स कुछ टीवी पे देख लें या खेल लें, ऐसा आप कुछ नहीं है। वहाँ पे सिर्फ आपका ग्रुप, इसीलिए ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है, आपके अच्छे लोग आपके साथ। फिर आप अपने आप को एंटरटेन करते हैं बात करके, बहुत आपस में बात करके, एक दूसरे के बारे में जानकर, ज़िंदगी के बारे में बात कर या कुछ गाने गाकर अपने आप को एंटरटेन करते हैं। तो यही हमारी शामें ऐसी होती थी और दिन में पूरा चलना होता था। आपने कहा खाने के लिए कुछ नहीं, अगर हम अपनी बात करें तो मेरी तो सुबह ही खाने से होती है। तो तीनों समय हम अलग अलग खाते हैं। सुबह नाश्ते में पराठे होते हैं, दोपहर में दाल चावल सब्जी रोटी, शाम में तो आपने सिर्फ एक दाल का, तो वो सर्वाइव कैसे कर पाए? मतलब
आप भी पंजाबी हैं, मैं भी पंजाबी हूँ, तो ये थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो रही है जानने के लिए, तो खाने को कैसे आपने कहा कि नहीं चलो कोई बात नहीं? नहीं, आपने सही कहा कि हम पंजाबियों की या हमारे एक्चुअली इंडिया की आप देखें पूरे, हमारे तो हर एक स्टेट के भांति भांति अलग अलग बिल्कुल, तरह के बिल्कुल। खाने हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि मैं ट्रैवल करने का शौक रखती हूँ, तो आप कहीं भी चले जाएं, इंडिया से ज़्यादा आपको अलग तरह की वैरायटी कहीं नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली। पर जब आपका एक फोकस होता है ना, तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये आपके लिए मायने नहीं रखती। आपको सिर्फ वो आपका जो गोल है सिर्फ वही नजर आता है। फिर वो कहते हैं ना कि ओखली में सर दिया तो मुसलों से क्या डरना। हाँ जी। तो ये सब खाने याद आते थे कि जब जैसे ही खत्म करेंगे तो राजमा चावल खाएंगे, आलू के पराठे खाएंगे, नहीं तो आपको अगर पास्ता पसंद है तो वो। तो हम लोग ये जरूर बात करते थे कि मुझे ये वाला ख्याल आ रहा है, पर वो ख्यालों में कि जैसे ही हम अचीव करेंगे अपना जो टारगेट, हम जो अपना गोल लेकर चले हैं कि सबमिट जैसे ही करेंगे हम, उसके बाद जब घर जाएंगे ना अपने, तो हम ये सब खाएंगे। अच्छा। तो उस जर्नी में तो जो भी था आपको ताकत देने के लिए, उस वक्त एनर्जी देने के लिए मैं कहूँगी, आप वो करते थे। और वहाँ की ऐसा नहीं है कि मम्मी को बोल के कि अरे वो तड़का नहीं लगा और देसी घी का वो जीरे का तड़का नहीं है या मिर्ची नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ दाल में सिर्फ हल्दी और नमक होता था और उबली हुई दाल होती थी। अच्छा, मिर्च भी नहीं डाली जाती? नहीं, वहाँ मिर्च का ऐसा कोई हरी मिर्च वगैरह कुछ ऐसा नहीं है। लाल मिर्च करते होंगे कभी तो पता नहीं, पर वहाँ पे कुछ ऐसा था नहीं। और चावल, और साथ में एक हरे पत्तों की एक उनकी पालक नहीं थी, वो कुछ और ही पत्ते थे, वो उसकी सब्जी होती थी। और जैसे जैसे हम चढ़ाइयाँ ऊपर चलते रहे, वो हरे पत्तों की सब्जियाँ भी खत्म होती चली गई, तो सिर्फ दाल और चावल रह गए थे। और हमें लगता था कि अच्छा चले अब जैसे भी पेट भर ले, नहीं तो हम आलू जरूर खा लेते थे। तो पुअर मैन्स फूड वाज आवर स्ट्रेंथ। जी। ऑफ द कैमरा आपने एक पकोड़े वाली कहानी बताई थी, वो प्लीज साझा कीजिए। तो इतने दिन हमें चलते हुए कुछ 8-9 दिन हो गए थे, और 2-3 चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि सुबह उठ के जो होता है ना कि आप नहाए धोए, नए कपड़े पहने और चले, तो 14 दिन हमारे लिए ऐसा नहीं था। 14 दिन में हम लोगों ने 7 या 8 दिन तो हमने नहाए भी नहीं, क्योंकि वहाँ नहाने की जगह नहीं है, पानी नहीं है। और दूसरी बात, उसके बाद हम लोग वो रोज़ ही दाल और खाकर बहुत परेशान हो गए थे। तो हमने, जो हमारे लॉज के एक ओनर थे, उनको कहा कि अब उसे बेसन नहीं समझ आ रहा था नेपाली को, तो फिर हमने उनसे कहा कि इंग्लिश में कि चिकपी फ्लावर है क्या, तो उसने बोला हाँ हमारे पास है, तो लेकर आया। तो वो 1 साल पुराना था उसके कवर। हमने बोला कोई बात नहीं, आटा एक्सपायर नहीं करता। तो हमने देखा कि उसमें कहीं कीड़े वीड़े तो नहीं है ना, तो वो नहीं थे। तो मैं और मेरे साथी की एक वाइफ थे ममता, उन्होंने, हम दोनों ने किचन में चले गए हम दोनों, तो उनसे प्याज लिया, नमक और हल्दी ली, और साथ में हमने प्याज के पकौड़े बनाए। वो पकौड़े बनाए भी और सबने खाए भी, और वो हमारे लिए बहुत हाईलाइट का टाइम था, क्योंकि 15,000 फीट पे हमने पकौड़े तल रहे थे हम लोग खुद। और मज़े की बात यह है कि पकौड़े बनाने में भी, करने में भी, हमने पकौड़ों के पैसे भी उनको दिए। पकौड़ों के पैसे भी दिए, पर खुशी हुई कि बहुत समय बाद खाया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत टर्निंग पॉइंट था वो हम लोगों के लिए। अच्छा इंद्रप्रीत जी, इस पूरे सफर में कभी कोई ऐसा पल कि यार नहीं बस हो गया, मैं नहीं जा सकती हूँ, पर मुझे नहीं जाना, मुझे वापस जाना है अब, या वहीं एक जगह रुक के आराम करना है? तो मैं ये बताना चाहूँगी कि एवरेस्ट बेस कैंप को जाने के ये 160 किलोमीटर की पूरा रास्ता है आने जाने का। तो इसका एक शॉर्टकट भी बनाया है लोगों ने, और वो है हेलीकॉप्टर राइड। तो आप काठमांडू से हेलीकॉप्टर ले सकते हैं, वो आपको एवरेस्ट बेस कैंप के पास लेगा, और आप वहाँ पे उसे वहाँ फोटो वगैरह खिंचा लीजिए और वापस आ जाइए। अच्छा, इस तरीके के शॉर्टकट्स भी लोग अपनाते हैं? जी, और ऐसे हम लोग सोचते हैं कि क्लाइंब करके गए हैं। जी, ऐसे सब अपनाते हैं। पर हम लोगों ने तय किया कि पूरे 14 दिन सिर्फ जाते हुए नहीं, हम लोग वापस भी आते हुए पैदल ही आए। नहीं तो काफ़ी लोग जाते हुए चले जाते हैं और आते हुए इजी वे में हेलीकॉप्टर ले लेते हैं। तो हमने पूरा आना और जाना तय किया। तो उसमें ये ज़रूर लगा मुझे कहीं कि इतना कष्ट मैं क्यों दे रही हूँ अपने आप को, क्यों? तो ये सवाल मैंने खुद से ही किया, और फिर खुद को ही जवाब दिया कि मैंने कुछ तय किया है,
मैंने कुछ अपने आप से वादा किया है कुछ अचीव करने का, तो मुझे वो पूरा करना है। तो बस वो पॉजिटिविटी मुझे हमेशा आगे लेके जाती रही कि अगले दिन सुबह उठ के वो एक्साइटमेंट कि अच्छा अब नया दिन, रास्ते में क्या, व्हाट इज़ देयर टू ऑफर। जी, एवरेस्ट बेस कैंप पे पहुंचने के बाद किस तरीके की फीलिंग्स थी, क्या भावनाएं थी? क्या कोई बात करें, कुछ लोग जाके एवरेस्ट की चोटी की अगर हम बात करें तो कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग चिल्लाते हैं, तो आपकी भावनाएं कैसी थी? तो डेफिनेटली बहुत ही इमोशनल वक्त था, काफ़ी भावुक हो गई थी मैं, और मुझे नहीं पता क्यों पर खुद ही आंखों से आंसू निकल रहे थे वहाँ पे, और वो डेफिनेटली खुशी के आंसू थे, एक सेल्फ अचीवमेंट के आंसू थे। और वहाँ जाके ऐसा नहीं है कि कोई स्टारबक्स की कॉफ़ी मिल रही है या फिर कोई मंदिर के आपने दर्शन कर लिए। वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर है, जो कि पत्थर की पोजीशन भी क्योंकि ग्लेशियर है थोड़ा चेंज करती रहती है। आप उस पत्थर को हाथ लगाने के लिए ये पूरी रास्ता तय करते हैं, पर आप जब उस मुकाम पे पहुंचते हैं, उस हाइट पे पहुंचते हैं, तो वो हाइट आपकी मतलब मैं कहूँगी कि आपका जो सेल्फ मोटिवेशन है, जो सेल्फ अकम्पलिशमेंट है, वो आपको खुद के लिए है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। तो वहाँ जाके जब ये फीलिंग आई कि मैंने जो खुद को प्रॉमिस किया, मैंने जो तय किया कि मुझे ये करना है, और सबने मेरा साथ दिया, मेरी फैमिली ने, ऊपर वाले ने, और वो जब अचीव हुआ तो जाकर एक बहुत ही अच्छी और बहुत शुक्रिया वाली फीलिंग हुई ऊपर वाले के लिए, और खुद के लिए अपने आप को मैंने कॉन्ग्रेचुलेट किया कि गर्ल वेल डन, गुड जॉब। ऑब्वियसली गुड जॉब। लेकिन ये जानना चाहेंगे कि परिवार का सपोर्ट आपको मिला, लेकिन हमारे जीवन में मुझे ऐसा लगता है पॉजिटिव लोगों की जगह नेगेटिव लोग ज़्यादा होते हैं और आपको बैक स्टेप लेने पे मजबूर करते हैं, तो कुछ आपके साथ ऐसा हुआ हो? देखिए, मेरी ना एक लाइफ की पॉलिसी है कि मैं पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, और जब मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान एक नेगेटिविटी कर रहा है, मैं वहाँ से दूर चली जाती हूँ। और शायद इसीलिए मुझे पॉजिटिव रहना और पॉजिटिविटी पास करना, ये दो चीज़ें मेरी ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट मकसद है। तो मैं नेगेटिव लोग या नेगेटिव बातों से ना साइड में रहना चाहती हूँ, और आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव होगा, और बाकी टेक लाइफ एज इट कम्स। पेरेंट्स का रोल कैसा रहा इस पूरी जर्नी में? आई थिंक पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जिस दौरान मैं ये ट्रेनिंग भी कर रही थी, तो मैं रात को 3 बजे उठती थी और ड्राइव करके एक शौका डैम है वहाँ जाती थी, जहाँ 45 मिनट्स की रात की ड्राइव थी, और वहाँ मेरे ट्रेनर वेट करते होते थे। फिर हम सुबह 4 सवा 4 बजे ट्रेनिंग शुरू करते थे वहाँ से, और 2-2.5 घंटे 40 डिग्री का उस टाइम पे वेदर की कंडीशंस थी, दुबई में बहुत गर्मी रहती है, लोग सुबह सुबह ट्रेनिंग करते थे। तो मॉम डैड ना ऑफ कोर्स बहुत साथ रहा कि आप एक तो मोटिवेशन देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, दूसरा कि पूरा ध्यान रखना कि अच्छा आप उठ रहे हो, खाना सही से खा रहे हो, आप की ट्रेनिंग कर रहे हो कि नहीं। अगर आपको ट्रेनर ने आपके कहा है कि आज आपका कार्डियो का दिन है और आपको 2 घंटे का 10 किलोमीटर करना है, या 1 घंटे, तो आपने क्या वो अचीव किया है, नंबर ऑफ स्टेप्स आपके पूरे हुए हैं क्या। और साथ में देखिए मेरा बिजनेस भी है जी। तो मुझे अपना काम भी, ऑफिस भी चलाना है, तो वहाँ जाके अपना ऑफिस का भी करना। तो जो पेरेंट्स का है, देखिए एक मेंटल स्ट्रेंथ जो वो पास करते हैं, जो पॉजिटिविटी वो देते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी बच्चे की लाइफ के लिए। बिल्कुल जी। बीइंग अ गर्ल, आपने एवरेस्ट बेस कैंप तक गए हैं, तो इसके बाद कुछ करने की सोची है कि अभी नहीं, अभी यहीं रुकना है? नहीं, डेफिनेटली हाइकिंग तो मैं ज़रूर कंटिन्यू करूँगी, और अभी ईबीसी जब हमने करा उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम करेंगे अर्जेंटीना में, तो अगला स्टेप वहाँ का ही रहेगा। बट देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने अचीव तो किया, पर इसके साथ आपने क्या सीखा। तो ये खाली वहाँ टच करने का ही नहीं था, आप नेचर के साथ रहे, आप माउंटेन्स के साथ रहे, लोगों के को जाना आपने बहुत अच्छे से, उनको सिर्फ एक सुपरफिशियल लेवल पे नहीं, आप एक इंसानियत को जाना। कई लोग आपको वहाँ पे हेल्प करने के लिए रहते हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए, आप थक गए हैं, वहाँ रुकना है, आपका ग्रुप आपका पूरा साथ दे रहा है। ऐसा नहीं कि किसी ने कहा अच्छा उनका नहीं हो रहा, हम चले जाते हैं आगे, नहीं। तो ये एक टीम एफर्ट, आप कर इंडिविजुअल रहे हैं, पर जो सब लोगों का साथ। और जस्ट टू टेल यू कि मैं
पूरे ग्रुप में हमारे 12 लोग थे, मैं उनमें से सिर्फ 2 लोगों को जानती थी, मैं किसी और को जानती भी नहीं थी, पर वो लोग सब परिवार बन गए मेरा। और मेरी लाइफ एक्चुअली वहाँ से बहुत चेंज होगी, क्योंकि मेरी लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसान मिल गए मुझे। बिल्कुल। अगर हम बात करें, अगर कोई हम आपके इंटरव्यू से मोटिवेट होता है तो उसे वहीं पहुंचना है जहां आप जाकर वापस आ गई हैं, तो उसके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे? जी देखिए, 2-3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो फिजिकल एक्टिविटी करना, ठीक है, उसमें आप चाहे एज सिंपल एज अगर वॉकिंग ही कर रहे हैं, पर वो आपको रूटीन होनी बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन। तो अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन मिसिंग है तो आपका चाहे कोई भी गोल आप तय करें, आप शायद वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए पहले तो आप कोई एक एक्टिविटी करें। दूसरी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मसल बिल्डिंग, क्योंकि उसकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीसरा देखें, योगा बहुत हेल्प करता है। तो आप वो घर पे कर रहे हैं, किसी के ट्रेनिंग के साथ कर रहे हैं, पर आपको वो होना भी बहुत ज़रूरी है। और योगा में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है, देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की, क्योंकि जैसे जैसे आप पहाड़ी की ऊंचाई पे जाते जा रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप करता जा रहा है। तो आपकी जो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज है, और या उस तरीके का आपने अपने लंग्स की कैपेसिटी को आपने विद योर एक्सरसाइज यू हैव इम्प्रूव्ड, वो बहुत मदद करेगा आपको आपकी फुल इस चढ़ाई को चढ़ने के लिए, डेफिनेटली। जी। बीइंग अ गर्ल, हमारे स्टेट की गर्ल को कोई मोटिवेशनल मैसेज अगर आप दे दें? तो देखिए, मैं सबसे पहले तो यही बात कहूँगी कि लड़की लड़का से पहले आप एक इंसान हैं। तो आपको शुक्रिया है कि ऊपर वाले ने आपको इस दुनिया में भेजा है, एक इंसान जिसके 2 टांगे, 2 हाथ, 2 आंख और शरीर बिल्कुल ठीक ठाक है। तो आप अपना पहले पर्पस ढूंढे लाइफ में कि आप क्या करना चाहते हैं, और फिर उसको तय कर कर उसको सिर्फ अपना गोल बना के चले। ज़िंदगी में मुश्किलें आएंगी, पर मुश्किलों से आपको उदास नहीं होना, उससे सीखना है और फिर अगला कदम बढ़ाना है। ज़िंदगी का सफल होने के लिए सिर्फ कदम आगे बढ़ाइए, पीछे नहीं। और अगर पीछे अपने आप को बैलेंस करने के लिए किया, तो ये सोच के कि अगले 4 कदम बढ़ाने हैं आपको। तो बस ये लड़की हैं, लड़का हैं, ये बाद में, आप इंसान हैं और अपना गोल ख़त्म करना चाहते हैं ज़िंदगी का, वो आप ज़रूर अपना अचीव करें, जो भी आपने तय किया अपने लिए। बहुत बहुत आभार आपका, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी हमारे साथ धर्मशाला की बिटिया इंद्रप्रीत कौर, जिन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप पर अपनी जीत हासिल की और बहुत खुश भी हैं, परिवार भी ऑब्वियसली खुश है। लेकिन अगर बात करें, हमारे धर्मशाला और हिमाचल प्रदेश की लड़कियों को एक बहुत बढ़िया मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा। तो इस स्ट्रीम को ज़रूर शेयर कीजिएगा और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।